आज हम बात करेंगे आर्यों की। हु वर द आर्यास। तो आर्य कौन थे? आपने जो वो एंशियंट इंडिया में एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा आर्यों के बारे में। आपने सुना होगा कि आर्य भारत में आए, उनकी वजह से जो वो काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिला। और तो और आज भी जो वो बहुत सारे लोग आर्यों को अपना पूर्वज मानने पर जो वो गर्व महसूस करते हैं। तो ये आर्य कौन थे? कहाँ से आए थे? देखने में कैसे थे? उनकी संस्कृति कैसी थी? सभ्यता कैसी थी? क्या वो एशिया से आए थे? मध्य एशिया से आए थे? ईरानी कौन थे? या किसकी वो पूजा करते थे? बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना जो वो मतलब इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद हैं, उनकी भी बात करेंगे। ओवरऑल हम लोग डिस्कस करेंगे आर्यों के बारे में। आर्य कौन थे? तो इससे रिलेटेड जो वो कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम सिर्फ मेन मेन उनकी ही बात करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले देखिए आर्य जो वो लगभग अब इतिहास है, हिस्ट्री है, तो एक एग्जैक्ट डेट बताना मुश्किल है, इसलिए लगभग 1500 ईस्वी पहले जो वो मध्य एशिया से आर्य जो वो भारत में आए। अब क्यों आए, लेकिन क्यों आए वो जो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान के रास्ते से, अफगानिस्तान के मार्ग से जो वो कहा जाता है कि आर्य जो वो भारत में आए। भारत में एक बड़ी उच्च कोटि की सभ्यता जो उन्होंने स्थापित की। उनके जो शासक थे वो प्रजा की इच्छानुसार शासन करते थे, मतलब काफ़ी अच्छा उनको सम्मान दिया गया। समाज में पुरुषों और स्त्रियों में या महिलाओं में जो वो कोई मतभेद नहीं होता था। वर्ण जो विभाजन था वो व्यवसायों के आधार पर था, जाति पाति के आधार पर बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही सादा जीवन और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको जो वो देखना चाहिए और उनके बारे में पढ़ना चाहिए। देखिए, जो आर्य थे ना, वो जो वो मतलब एक प्रकार से एक सभ्य जाति में जो वो इनकी गणना की जाती है। आर्य शब्द का ही मतलब होता है आर्य, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब बहुत अच्छा। वो कद में जो वो काफ़ी लंबे थे। रंग जो वो गोरा रंग था। हष्ट पुष्ट शरीर वाले थे और काफ़ी वीर योद्धा जो उनको कहा जा सकता था। कई हजारों वर्ष पहले अपना निवास स्थान छोड़कर संसार के विभिन्न भागों में चले गए और उन्होंने देश की सभ्यता और संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। मैंने आपको बताया कि आज भी चाहे वो यूरोप हो चाहे वो एशिया हो, बहुत से लोग स्वयं को आर्य कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आर्य का जो मूल निवास था वो जो वो कौन सा था। अब इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है। देखिए, एक इतिहासकार मानते हैं कि तिब्बत का सिद्धांत, मैं आपको बताता हूँ, टिबेटन थ्योरी। आर्य जो थे ना, सॉरी हाँ, आर्य समाज के संस्थापक आपको पता होगा स्वामी दयानंद। तो उन्होंने अपनी पुस्तक सत्य सत्यार्थ प्रकाश, अभी अपने आप में क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो वो जो वो स्वामी दयानंद की जो वो पुस्तक है। तो उन्होंने आर्यों का जो मूल स्थान था वो जो वो तिब्बत माना, तिब्बत। ठीक है, उनके अनुसार जो वो आर्य लोग जो वो सूर्य और अग्नि की पूजा करते थे। अब सूर्य और अग्नि की पूजा क्यों करते थे वो भी उन्होंने बताया, क्योंकि तिब्बत में क्या होता है कि शीत पड़ती है, ठंड पड़ती है। तो इसलिए जिन वृक्षों और पशु पक्षियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया जाता है वे सभी उस समय तिब्बत में मिलते हैं। ठीक है, तो उनका विचार है कि शीत के कारण समस्त शीत प्रधान देशों में सूर्य और अग्नि की पूजा की जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एक और थियरी के अकॉर्डिंग सप्त सिंधु जिसको कहा जाता है, देखिए सप्त सिंधु आपने भी सुना होगा। सप्त सिंधु, सिंधु से हिंदू स को ह बोलते थे, और हिंदू से सिंधवी, सिंधवी से फिर हिंदी बन गया, मतलब भाषा का नाम भी जो वो इन्होंने देखिए चेंज कर दिया। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास के रहने वाले लोग इनको उन्होंने स को ह बोलते थे, तो सिंधु को हिंदू बना दिया। हिंदू से हिंदवी और हिंदवी से हिंदी नाम जो भाषा का पड़ा। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, हाँ, तो काफ़ी कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला जब वो आर्य अलग अलग देशों में चले गए। अब देखिए आर्य के बारे में सप्त सिंधु सिंधु सिद्धांत क्या बोलता है। एक विद्वान या इतिहासकार आप बोल दो, एम सी दास, के एम मुंशी, डॉक्टर संपूर्णानंद
के अकॉर्डिंग जो वो आर्यों का मूल स्थान जो वो कौन सा था, सप्त सिंधु प्रदेश था। उनका मानना था कि ऋग्वेद में केवल सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख मिलता है, किसी अन्य देश का नहीं मिलता है। आर्य विदेश से आए होते तो ऋग्वेद में जो वो इसका उल्लेख मिलता, ऐसा जब उनका मानना है। ऋग्वेद में जिन नदियों, वृक्षों या पशु पक्षियों का मतलब इसके बारे में लिखा हुआ है, अ, वे सब वे सब सप्त सिंधु प्रदेश से मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए कई विद्वान इस विचार से सहमत है भी नहीं। उनका तर्क है कि ऋग्वेद में आर्यों तथा दासों के मध्य हुई लड़ाइयों से ज्ञान लड़ाइयों का ज्ञान होता है कि आर्य विदेश से आए हैं। ठीक है, आरंभ में आर्यों को हाथी और शेर आदि जानवरों के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था, जो कि भारत में प्राय मिलते थे। ठीक है, तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि आर्य जो वो विदेशी थे एक प्रकार से। तो ये थी एक सप्त सिंधु थ्योरी। एक नेक्स्ट थ्योरी है उत्तरी ध्रुव की। उत्तरी ध्रुव आपको बताया कि हमारी अर्थ गोल है ना, तो ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। ठीक है, ऊपर तो बर्फ होगी। ठीक है, तो ये जो आर्कटिक थ्योरी है ये बोलती है, ये तो नहीं बोलती लेकिन भारत के प्रसिद्ध विद्वान बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था आर्कटिक होम इन द वेदास। इसमें उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की भी कि आर्य जो वो ध्रुव प्रदेश के रहने वाले थे। अब ध्रुव में क्या होता है, 6 दिन तक जो वो मतलब कि दिन होता है, 6 महीने की जो वो रात होती है। तो ऋग्वेद में जो वो उल्लेख मिलता है कि आर्यों के आदि स्थान पर जो वो ठंड बहुत पड़ती है। ठीक है, जो वो उल्लेख मिलता है, तो वहाँ 6 महीने की दिन और 6 महीने का जो वो रात होता था। ये बातें उत्तरी ध्रुव प्रदेश में मिलती है। आदिकाल में इस प्रदेश का मौसम सुहावना था, ऐसा उन्होंने कहा। यहाँ रहना कठिन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि क्षेत्र जो वो ज़्यादा ठंडा होने के कारण जो वो आर्य ने इसे छोड़ दिया, इसलिए जो वो आर्य यहाँ से कई सारे देशों में चले गए। ये जो वो एक आर्कटिक थियरी जो कहती है। एक है उत्तरी जर्मनी का सिद्धांत। उत्तरी जर्मनी का जो सिद्धांत था वो दिया था जर्मन का एक विद्वान था पेंके। ठीक है, इसने आर्य जाति की जो विशेषताएं थी उसके आधार पर जो वो प्रमाणित करने का यत्न किया जो भी बोल दो, कि आर्यों का मूल स्थान जो वो उत्तरी जर्मनी था, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसको नहीं मानते थे। एक आता है यूराल पर्वत का सिद्धांत। कोइनो तथा कुछ अन्य विदेशी विद्वानों का विचार था कि यूराल पर्वत के मैदानी क्षेत्रों के निवासी थे आर्य। ठीक है, लेकिन इसका भी उल्लेख जो वो ऋग्वेद में नहीं मिलता है, तो इसलिए भी इस पर भी जो वो विश्वास नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है मध्य एशिया का सिद्धांत। अब देखिए इसको जो बहुत सारे लोग मानते भी हैं। ठीक है, कि मध्य एशिया से जो वो आर्य जो वो आए थे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं मध्य एशिया की, मतलब कि सेंट्रल एशिया थ्योरी की। जर्मनी के एक विद्वान थे, उसका नाम था प्रोफेसर मैक्स मुलर। उनका विचार है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। भाषा विज्ञान के इस महान विद्वान ने इस बात का पर जो बल दिया कि भारतीय, ईरानी, लातीनी, यूनानी, रोमन, जर्मन और अंग्रेज आदि जातियों के पूर्वज किसी समय एक ही स्थान पर रहते होंगे, क्योंकि उनकी भाषा में बहुत समानता है। मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य लोग मध्य एशिया से जो वो संसार के अन्य भागों में चले गए। संभव है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई होगी या खाद्य पदार्थों का में कमी आई होगी, तो उसकी खोज में निकले पड़े होंगे, या जो शाखा भारत में आई उनकी संतान भारतीय आर्य कहलाई। ठीक है, मतलब जो भारत में आए। एक लास्ट बात करते हैं सर्वमान्य सिद्धांत, मतलब जो सभी मानते हैं लगभग। ठीक है, तो मध्य एशिया के लोग जो वो देखिए जिन मतलब ऐसा जो वो सभी मानते हैं सर्वमान्य। ठीक है, तो ये जो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। एक तो मध्य एशिया के जो लोग, ठीक है, जिन देवताओं की पूजा करते थे उनमें से अधिकांश वो देवताओं की पूजा आर्य भी करते थे, इसलिए यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि आर्य मध्य एशिया में ही रहते थे। एक आता है कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। इसका अर्थ है कि आर्य लोग भारत में आने से पहले पशुपालन के काम में लगे हुए थे। ठीक है, पशु चराने के लिए मध्य एशिया की विशाल चरागाहें हो सकती थी। इससे स्पष्ट है कि लोग आरंभ में मध्य एशिया में रहे होंगे, चारे की कमी जब हुई होगी तो वो जो अन्य देशों में चले गए होंगे, ऐसा जो वो माना जाता है। नेक्स्ट, आर्यों के वेदों और ईरानियों की प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक जैन अवेस्ता पढ़ने से जो वो हमें ऐसा ज्ञात होता है कि दोनों के पूर्वज इकट्ठे रहते थे। शायद यह देश मध्य एशिया ही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कि जो भी प्राकृतिक दृश्य या जिन भौगोलिक स्थिति या पशु पक्षियों का वर्णन आर्यों के ग्रंथों में आता है वे सब मध्य एशिया में मिलते हैं, इसलिए उनका मूल निवास जो मध्य एशिया ही था, ऐसा जो कहा जाता है। आर्यों के ग्रंथों से पता चलता है कि आर्य आरंभ में समुद्र से परिचित नहीं थे, उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं था। मध्य एशिया ही केवल एक ऐसा स्थान है जो समुद्र से काफ़ी दूर था, क्योंकि वहाँ पे समुद्र नहीं है, तो यहाँ से भी हमें थोड़ा सा ज्ञात होता है कि मध्य एशिया से ही आए होंगे। मतलब कि जो भी अधिकांश इतिहासकार हैं वो जो मध्य एशिया के सिद्धांत से सहमत हैं। लास्ट में बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। आर्य कौन थे? आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये क्लियर हो गया, क्योंकि सर्वमान्य सिद्धांत को हमें भी मानना पड़ेगा। लगभग 1500 ईस्वी पहले अफगानिस्तान के आसपास से जो इनका आगमन हुआ, ठीक है, हज़ारों वर्ष पहले वो अपना निवास स्थान छोड़ करके जो कई सारे देशों में चले गए। सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियों का देश, ठीक है। भारत में जो वो यहाँ पे आकर के बसे, ऐसे जो नामक प्रदेश में आकर के बसे थे, ठीक है, ऐसा जो वो माना जाता है। अब जो सिद्धांत थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। कौन कौन से सिद्धांत थे? एक दास और दस्युओं के बारे में जो आपने सुना होगा, जब आप हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी दास और दस्युओं के बारे में, मतलब आर्यों के बारे में जो मिलता है, ठीक है। तो दास और दस्यु, दास वो होते थे जो उच्च वर्ग के आर्यों की सेवा करना, जो मतलब उनका काम था उच्च वर्ग के आर्यों की सेवा करना, वो थे दास, ठीक है। अगर दस्युओं की बात करें तो आर्यों के जो भारत में आगमन से पहले यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको दस्यु कहा जाता था। दस्यु लिंग पूजक थे, दूध के लिए पशुपालन नहीं करते थे। ये लोग आर्यों के साथ संघर्ष में पराजित हो गए थे, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं आर्यों के बारे में, और भी डिस्कस करेंगे। 4 वेद हैं हमारे, आपको सभी को पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। इनमें जो क्या क्या आर्यों के बारे में मिलता है, क्या क्या उल्लेख है, बहुत सारी नदियों के बारे में पढ़ना होगा। ये एक प्रकार से जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है, आर्यों की देन, आर्यों का विस्तार, आर्यों के आने से क्या क्या हुआ, ठीक है। तो फिर कभी जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आर्यों के बारे में फिर से, ठीक है। मोटा मोटा हमने डिस्कस किया है, बातें याद रखिए, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, हेल्प करेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।